हेलो एवरीवन। हमारी ये स्टोरी आज बहुत दिनों बाद आई। उसका एक बहुत बड़ा कारण था क्योंकि 1 मार्च को हमारा यूट्यूब चैनल और मेरा जीमेल अकाउंट दोनों हैक हो गए थे। किसी ने मेरे फ़ोन के थ्रू या पता नहीं कैसे, मैंने किसी लिंक को भी क्लिक नहीं किया, लेकिन पूरा का पूरा फ़ोन मेरा फॉर्मेट कर दिया, मेरा अकाउंट लॉग आउट कर दिया, उसकी एक ऑफ़लाइन पास की बना दी और हम लोग 1 मार्च सुबह 7 बजे के बाद से अपने अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गई थी। हम लोगों ने बहुत हाथों हाथ 2 से 3 घंटे के अंदर-अंदर ही यूट्यूब टीम को ट्विटर पे टैग किया, सपोर्ट टीम कॉन्टैक्ट में लिया। मतलब पूरा 1 दिन तो सिर्फ़ कॉन्टैक्ट करने में निकल गया। हमने उनको मेल किया, बताया कि ऐसे-ऐसे अकाउंट हैक हो गया है, बहुत सारी डिटेल्स हमने दी, फिर उनकी टीम हमसे कनेक्ट हुई, उन्होंने हमें एक फॉर्म भेजा, वो फॉर्म हमने फिल किया। उसके बाद उन्होंने 2 दिन के बाद ये कन्फर्म किया कि हाँ, हमारा अकाउंट हाईजैक हुआ है, किसी ने हैक किया है और उसके बाद फिर उन्होंने अकाउंट को डिसेबल कर दिया था। अभी पिछले 7 दिनों से हम लोग लगे हुए हैं इसी चीज़ के अंदर कि कैसे न कैसे करके अकाउंट रिकवर हो जाए और आज जाके हमारा अकाउंट रिकवर हुआ है और इसीलिए आज हम अपनी स्टोरी पोस्ट कर पा रहे हैं और अब हम रेगुलरली पोस्ट करेंगे। लेकिन आप लोग सभी लोग सतर्क रहें, सावधान रहें क्योंकि हम लोग ईगो में जीते हैं। ऑल्दो इसको पूरा डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे अकाउंट हैक हुआ, कैसे हमने रिकवर किया ताकि आप लोगों की भी आगे हेल्प हो पाए अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो। बट हाँ, मैं ईगो में रहता था कि यार मेरा अकाउंट हैक नहीं हो सकता। तो ये ईगो हमें नहीं रखना चाहिए। हैकर्स बहुत स्मार्ट होते हैं। ऑल्दो मैंने कोई लिंक, कोई प्रमोशनल वीडियो, किसी भी चीज़ पे क्लिक नहीं किया था। मैं रात को अपना फ़ोन रख के सोया और सुबह सब कुछ गायब था। इवन मेरी गूगल फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ गायब है। बहुत सारी बातें आपको बताने के लिए बट अभी आई एम वेरी, वेरी सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता था इसलिए पिछले 7-8 दिनों से कोई स्टोरी पोस्ट नहीं हुई थी। लेकिन अब इस वीक हम लोग लगातार स्टोरीज़ को पोस्ट करने वाले हैं। आप लोग अपना प्यार बनाए रखें और आपका प्यार बनाए रखने के लिए थैंक यू वेरी मच। चलिए स्टोरी को एन्जॉय करते हैं। आधी रात का वक्त, घर में सड़े हुए पत्तों और लोहे जैसी बदबू और फ्रिज खोलकर कच्चा मटन चबाता हुआ एक इंसान। अफजल की आंखों के नीचे पड़े हुए काले घेरे और उसकी वो डरावनी मुस्कान चीख चीख कर कह रही थी कि वो अब इंसान नहीं रहा। मौलवी साहब ने जब कमरे में कदम रखा तो उन्होंने एक ऐसी सच्चाई बताई जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। क्या होता है जब एक मासूम जिन्न का बच्चा किसी के घर को अपना खेल का मैदान बना लेता है। हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सरगम। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर आज मैंने सोचा बहुत दिन हो गए बैठे बैठे कहानी सुनाते हो तो आज थोड़ा खड़े होकर फील लेते हैं और कहानी सुनाते हैं वापस से अपने पुराने वाले स्टाइल में। सुनिए ये रोंगटे खड़े कर देने वाला किस्सा जो हमारे साथ शेयर किया है फिरोज ने। कहानी में आगे बढ़ने उससे पहले अगर आपके पास कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारी इन दी गए नंबर्स और आईडी पर अपनी स्टोरीज को शेयर कर सकते हैं और आपकी जो भी कहानी हमारे चैनल पर फीचर होगी उसके लिए हम देते हैं आपको 500 रुपीज का रिवॉर्ड क्योंकि हमें पता है कि एक स्टोरी को लिखने में कितनी मेहनत लगती है। तो आने दीजिए आपकी स्टोरीज और प्लीज बुरा ना माने क्योंकि आपकी स्टोरीज हमारे पास जब आती है तो हमें उनके ऊपर काम करना पड़ता है। आज नहीं तो कल आपकी स्टोरी को हम अपने चैनल पे फीचर जरूर 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 करेंगे। और हाँ भाई, मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से आप लोग स्टोरीज देख रहे हैं, आपको पसंद आ रही है लेकिन आप वीडियो को ना लाइक करते हैं ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज 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 भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी से पहुंचा दो हमें भी मिलियन वाले काउंट में। आइए बढ़ते हैं कहानी में आगे। ये बात है 2016 की गर्मियों की। फिरोज जिन्होंने हमसे एक कहानी शेयर की है, उनका परिवार पुणे के पीसीएमसी में रहते हैं। उनके घर का ऊपर वाला फ्लोर उन्होंने किराए पर चढ़ाया हुआ था। इनके घर के ऊपर वाले फ्लोर पर नासिर पिछले 15 सालों से किराएदार था और उसके परिवार में उसकी बीवी और 2 छोटे बच्चे थे। सभी लोग काफी बढ़िया थे। नासिर का ही भाई था अफजल जो उनसे अलग रहता था, लेकिन हर संडे को वो आता था और इन दोनों के परिवार यहाँ फैजल के घर पर मिला करते थे। रविवार का मतलब इनके घर में था मटन, हंसी मजाक, बच्चों की दौड़भाग और घर में कुछ देर के लिए बहुत सारा शोर। अफजल सबसे हंसकर मिलता था और अफजल की एक आदत थी, उसे पान खाने का बहुत शौक था। हर टाइम पर पान खाना और बार बार जहां मुंह बना वहीं पर थूक देना। ऐसा तो आपको पता ही है कि हमारे भारत देश के अंदर से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पान गुटखा खाने का शौक होता है और जहां मर्जी पड़ती है वहां पर थूक देते हैं। इसलिए कहते हैं जुबा केसरी। इवन चलती हुई कार में भी वो लोग थूकने से बाज नहीं आते और इसी वजह से कई लोगों के एक्सीडेंट भी हुए हुए हैं। तो अगर आप लोग भी पान गुटखा ये सब खाते हैं, वैसे तो ना खाएं, पर अगर खाते हैं तो थोड़ा सोच समझ के थूका कीजिए। और अगर फिर भी आप नहीं मानेंगे तो आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे ही एक संडे की सुबह की बात है। अफजल घर से मटन लेने के लिए निकला। घड़ी में लगभग 11:30 बज रहे थे।
धूप तेज थी लेकिन फिर भी हवा ठंडी थी। घर से करीबन 1.5 किलोमीटर दूर एक चौक था जो कि नया बना हुआ था, लेकिन उसके पास में एक पुराना पुल और उसके नीचे बहती हुई नदी आज भी वैसी थी जैसे दशकों पहले हुआ करती थी। चौक के कोने में कुछ पेड़ थे, जिनमें से कुछ पेड़ काफी पुराने थे। उस एरिया के बुजुर्ग कहते थे कि 80-90 के दशक में वहां एक जंगल हुआ करता था जो कि चोर, डाकू और तांत्रिकों का ठिकाना था। वहां जाने कितनी हत्याएं और किस किस तरह की तांत्रिक क्रियाएं हुआ करती थी। फिर सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो गया और आसपास शहर बस गया और लोग रहने लगे। खैर, वहीं एक शॉप थी जहां से अफजल ने मटन खरीदा, और लौटते हुए उसी चौक पर एक पान की दुकान पर वो कुछ देर रुका। वहां खड़े खड़े वो उस पान वाले से बातें कर रहा था, और वहां पान खाते उसे करीबन आधा घंटा हो गया था। हर 1-2 मिनट में वो दुकान के पीछे एक पेड़ था जिसके तने के ऊपर बार बार जाकर थूक रहा था। फिर उसके बाद उसकी बातचीत खत्म हुई और वो अपना मटन लेकर वापस से घर लौटने लगा। क्योंकि उस दिन संडे था, तो फैजल की भी घर की स्कूल मतलब कॉलेज की छुट्टी थी। वो अंदर आया, अफजल ने उसे देखा तो उससे थोड़ी देर बातचीत की, और उसने कहा कि तुम भी आ जाओ, आज मैं मटन थोड़ा ज्यादा लेकर आया हूँ। तो फैजल ने मना कर दिया कि नहीं भाई, आज मेरा खाने का मन नहीं है। इसके बाद अफजल फिर घर के अंदर चला गया, और उस टाइम पर फैजल को मतलब कुछ भी अजीब नहीं लगा उसके अंदर। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। रात हुई। घर में जब सोए हुए थे तो रात के 2 बजे के आसपास फैजल की आंख खुली, क्योंकि उसे अपने घर के ऊपर किसी के चलने की आवाज आई। क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ नासिर का परिवार रहता था, तो पहले तो उसे लगा कि शायद कोई पानी पीने उठा होगा। लेकिन आवाज चलने की नहीं थी, बल्कि घिसटने की आवाज थी। जैसे कोई घिसट घिसट के चल रहा हो और उसके पैर जमीन से नहीं उठ रहे हो। उसके बाद फैजल को किसी के हंसने की आवाज आई, और वो आवाज इतनी धीमी थी कि आपको अपने आप पे शक हो कि आवाज सुनी या फिर नहीं सुनी। फिर उसने चीज को इग्नोर किया और वो अपना वापस सोने लगा। अब अगले दिन सुबह फैजल अपनी मम्मी के पास किचन में खड़ा था, तो उसकी मम्मी ने भी यही बोला कि उन्हें ना रात को ऐसा लग रहा था जैसे हमारे छत के ऊपर कोई बैठा हो। तो फैजल ने कहा, अम्मी छत के ऊपर भला कौन बैठा होगा रात में, आपको ऐसे ही लगा होगा। और इतना कहकर वो वापस से चला गया। फिर उसके पापा ने भी कहा कि रात को उन्हें किसी के ना बुदबुदाने की आवाज आई थी। अब दोनों से ये बात सुनने के बाद फैजल को भी पिछली रात की बात याद आ गई। थोड़ा अजीब था, तो वो ऊपर गया नसीर के यहाँ। उस वक्त घर में सिर्फ नसीर की बीवी और बच्चे थे। तो फैजल ने उनसे पूछा कि पिछली रात आपके कुछ अजीब हुआ था क्या? तो नासिर की बीवी ने बताया कि हाँ, रात को किचन में से कुछ अजीब सी आवाज तो आई थी, पर जब मैं देखने आई तो वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ ठीक ही था। खैर, सुबह से शायद अफजल कहीं गायब था। शाम को जब अफजल वापस लौटा तो फैजल की नजर उस पर पड़ी, तो उसने देखा कि अफजल बिल्कुल चुप था और उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। और सबसे बड़ी बात, आज तक फैजल जब भी अफजल से मिला था उसे पान खाते हुए दिखता था, लेकिन आज वो पान नहीं खा रहा था। ये बात फैजल के लिए बहुत ही अजीब थी। और फिर शाम होते होते घर में एक अजीब सी बदबू फैलने लगी, जैसे गीली मिट्टी, सड़े पत्तों और लोहे की जैसी। रात में नसीर के बच्चों ने फैजल की मां को बुलाकर दिखाया कि अफजल दीवार की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, जैसे वो दीवार के पीछे किसी को देख रहा हो। नसीर की बीवी ने अफजल को आवाज लगाई तो वो होश में आया और चुपचाप वहां से उठकर चला गया। नसीर की बीवी ने एक और बात नोटिस की कि उनकी रसोई में जो आटा रखा था उनमें किसी के हाथों के निशान थे, और वो हाथों के निशान किसी छोटे बच्चे के लग रहे थे। पहले तो उन्होंने सोचा कि उनके बच्चों ने ही ऐसा किया होगा, लेकिन जब उनसे पूछा तो बच्चों ने साफ साफ मना कर दिया। उसी रात अपना काम खत्म करने के बाद नसीर की बीवी बाथरूम में चेहरा धो रही थी कि तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन आईने में कोई भी नहीं था। लेकिन फिर भी उन्हें एक एहसास हो रहा था कि जस्ट उनके पीछे कोई खड़ा हुआ है। और फिर जब मुंह धो के उन्होंने वापस से आईने में देखा तो उनके सामने एक बहुत ही डरावना चेहरा था, जिसको देख के वो घबरा गई और नीचे गिर गई। उसके गिरने और चिल्लाने की आवाज सुनकर नसीर भागता हुआ वहां पहुंचा और अपनी बीवी को संभालने लगा। वो बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। नसीर ने उससे पूछा तो उसने बताया कि उसने आईने में एक डरावना चेहरा देखा, और उसे लगा कि जैसे किसी ने उसे पीछे खींच के नीचे गिराया है, वो अपने आप से नहीं गिरी थी। उसकी बात सुनकर नसीर हैरान था। उसने अपनी बीवी को संभाला और कहा कि शायद तुम अपने आप गिरी होगी और तुम्हें यह वहम हुआ होगा।
लेकिन तभी नसीर की नज़र अफ़ज़ल पर पड़ी, जो वहीं पर खड़ा था। ना तो वो कोई मदद करने आया, ना ही कुछ बोला। उसके चेहरे पर एक अजीब-सा एक्सप्रेशन था, जैसे अपनी भाभी के गिरने पर वो बहुत खुश हो। उस टाइम तो नसीर ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसे ये बहुत अजीब लगा। अगले दिन सुबह जब फैज़ल उठा, तो उसकी नज़र अफ़ज़ल पर पड़ी, जो आंगन में बैठा हुआ था और अपने पैरों और पैरों के बीच की ज़मीन को वो घूर रहा था। उसके होंठ हल्के-हल्के हिल रहे थे, लेकिन जब वो बोल रहा था, तो उसके शब्द जो निकल रहे थे, वो किसी भाषा के नहीं लगते थे। उसकी आवाज़ एकदम से कभी भारी हो रही थी, एकदम से बिल्कुल पतली हो रही थी। जब फैज़ल ने उसे देखा, तो उसने उसका नाम लेके उसको बुलाया और उसने जब फैज़ल की तरफ देखा, तो बस उसे देखता रहा, घूरता रहा, पर कुछ बोला नहीं। उसके बाद वो मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में इंसानियत नहीं थी। उसकी मुस्कान को देखकर ही एक बार फैज़ल घबरा गया। इस दिन के बाद से इनके घर में और अजीब-अजीब सी घटनाएँ बढ़ने लगी। फैज़ल की मम्मी ने बताया कि उन्हें महसूस हुआ कि जैसे उनके कान में किसी ने फूँक मारी हो, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसके पापा को भी अजीब चीज़ महसूस हुई कि जब वो बाथरूम में थे, तो उन्हें ऐसा लगा, नहाते टाइम नज़र पड़ी कि नल जैसे अपने आप घूम रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। जब जाके उन्होंने देखा, तो नल वहीं पर बंद था। इतना ही नहीं, नसीर के बच्चों ने भी किसी बच्चे को घर में घूमते हुए देखा था और वो ये बोलते थे कि वो बच्चा उनके साथ बात करता है, वो उस बच्चे के साथ खेलते हैं, वो बच्चा अब उनका बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है। अफ़ज़ल जो जनरली संडे के अगले दिन मंडे को चला जाया करता था, आज ट्यूसडे हो चुका था, लेकिन अभी तक भी अफ़ज़ल नसीर के घर पे ही था। खैर नसीर को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब उनके बच्चों ने ये बात बोली कि उनसे कोई बच्चा खेल रहा है, तो उन्हें बड़ा अजीब लगा। उन्हें लगा तो ये कि बच्चे हैं, बच्चे तो कुछ भी बोल देते हैं। इसलिए उनकी बात को किसी ने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन फिर शाम होते-होते अफ़ज़ल ने, नसीर की बीवी ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, खाना चाहिए। बोलती कि अभी मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। इधर वो किचन में उसके लिए खाना लेकर लेने गई और इधर जब वो वापस लौट कर आई, तो नसीर की बीवी ने देखा कि अफ़ज़ल फ्रिज खोल के खड़ा हुआ है और उसमें जो कच्चा मटन पड़ा हुआ था, वो उस कच्चे मटन को ही आप समझ सकते हो, फ्रोज़न मटन जो फ्रिज के अंदर था, उसको अपने दाँतों से तोड़-तोड़ कर खा रहा था। उस फ्रोज़न मटन को खाने से उसके दाँतों से जो दम लग रहा था, उससे उसके मसूड़ों में से निकलकर खून बहने लग गया था उसके चेहरे से। लेकिन फिर भी वो बिल्कुल आनंद लेकर उस फ्रोज़न कच्चे मटन को खा रहा था और ये देखते ही वो बहुत तेज़ चिल्लाई। उसके चिल्लाते ही अफ़ज़ल उसकी तरफ देखकर उसे ज़ोर-ज़ोर से गालियाँ देने लगा और बहुत तेज़-तेज़ हँसने लगा। अफ़ज़ल की आवाज़ सुनकर फैज़ल, उसके पापा, सभी लोग वहाँ पर आ गए और उनके अलावा कुछ पड़ोसी भी वहाँ पहुँच गए। उन सबने जब अफ़ज़ल को देखा, तो सब के सब हैरान थे। सबने उसे रोकने की भी कोशिश की, लेकिन पता नहीं उसमें इतनी कितनी ताकत थी कि 4-5 लोग मिलकर भी उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। वो बहुत अजीब-सा बिहेव कर रहा था, कभी हँस रहा था, तो कभी रो रहा था और बार-बार बोल रहा था कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। ये सब देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे, उन सब लोगों ने औरतों और बच्चों को घर से बाहर कर दिया और जब ये सब चल रहा था, इनको बाहर किया, तो एकदम से अफ़ज़ल ने सबसे हाथ छुड़ाया, वो सीधा बाथरूम में घुसा और वहाँ पर जाकर वो साबुन और सर्फ़ खाने लगा और बाथरूम में लगे हुए स्टील के नल को उसने एक हाथ से ऐसे उखाड़ दिया, जैसे गदर मूवी के अंदर सनी देओल ने हैंडपंप उखाड़ा था। और जैसे उसने वो नल उखाड़ा, पूरे बाथरूम के अंदर फर्राटे से पानी बहने लग गया और वहाँ पानी भरने लग गया। फैज़ल भागता हुआ गया और जाकर उसने अपने घर की मेन लाइन बंद की और उसके बाद अगले 3 घंटे तक अफ़ज़ल ने घर के अंदर मचाया तांडव। किचन के बर्तन इधर से उधर फेंक रहा है, सामान तोड़ रहा है और किसी की हिम्मत नहीं कि उसको पकड़ पाए। उन लोगों ने ऊपर वाला फ्लोर बंद कर दिया और बाहर खड़े होकर 8-10 लोग घर के बाहर खड़े थे और सभी लोग बैठे-बैठे सिर्फ उसका तमाशा देख रहे थे। 3 घंटे के बाद फिर अफ़ज़ल ज़मीन पर बैठ गया, अपने दोनों हाथ ऐसे मोड़कर और ज़ोर-ज़ोर से हँसता रहा सब लोगों को देखकर। अब जब वो किसी के कंट्रोल में नहीं आया, तो आखिरकार फैज़ल के पापा ने मौलवी साहब जो उनके एक जानकार थे, उनको फ़ोन किया। उनके कहने पर मौलवी साहब ने कहा कि आप अभी के अभी उसे लेकर मज़ार पर आओ। तो उन्होंने कहा कि मज़ार पर कैसे लाएँ मौलवी साहब? ये तो किसी के कंट्रोल में ही नहीं आ रहा है, किसी की हिम्मत नहीं है कि इसको हाथ लगा दे, क्योंकि इसका अभी जो रूप है, ना मुझ में ना किसी और में इतनी हिम्मत है कि उसको पकड़ पाए। हो सकता है वो हम पर ही हमला कर दे।
इधर वो फ़ोन कर रहे थे और उधर अफ़ज़ल ज़मीन पर बैठा हुआ था और बड़ी अजीब तरीके से हँस रहा था और सबको गंदी-गंदी गालियाँ दे रहा था। एक और चीज़ जो इन लोगों ने ऑब्ज़र्व की कि इनके पूरे घर के अंदर इत्र की एक अलग-सी महक आ रही थी। खैर सभी लोग वहाँ खड़े रहे और मौलवी साहब के आने का इंतज़ार कर रहे थे और करीबन 1 घंटे के बाद मौलवी साहब वहाँ पहुँचे और जैसे उन्होंने दरवाज़े पर कदम रखा, वो रुक गए और रुक कर वो अफ़ज़ल की तरफ देखने लगे। फिर उन्होंने धीरे से कहा कि घर में जो आया है, वो मेहमान नहीं है। इतना कहते अफ़ज़ल ने अचानक से सिर उठाया और गर्दन को हल्का टेढ़ा करके ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगा और उन मौलवी साहब को ही गाली देने लगा और कहने लगा, तुझे क्या लगता है? तू तू मुझे यहाँ से भगा देगा? जा, कर ले तुझे जो करना है। और भी बहुत कुछ बहुत गंदी-गंदी गालियाँ उसने मौलवी साहब को दी। खैर उन्हें समझ में आ गया था कि यहाँ चक्कर क्या है। मौलवी साहब ने फटाफट अपने झोले से ज़मज़म का पानी निकाला और ज़मीन पर कुछ बूँदें डाली और जैसे उन्होंने ज़मीन के ऊपर कुछ बूँदें डाली, अफ़ज़ल चीख पड़ा और चीख ऐसी कि कान के पर्दे फट जाए। उसके चीखने से घर की खिड़कियाँ भी ज़ोर-ज़ोर से बजने लगी और एकदम से पता नहीं कहाँ से हवा तेज़ हो गई। जबकि उनके घर के अलावा आस-पास के घरों में सब कुछ नॉर्मल था। आप इमेजिन करके देखो, आप एक जगह पर खड़े हुए हो, एक आदमी चीख रहा है, जैसे होता है ना प्लेन निकलता है तो सोनिक बूम होता है, एकदम से बूम। तो इस तरह से जैसे वो चिल्लाया, एकदम से ऐसे मान लो साउंड वेव्स निकली हो, खिड़कियाँ थरथरा गई और एकदम से हवा चलने लग गई। सब लोग शॉक थे कि ये कैसे पॉसिबल है? ये सब देखकर मौलवी साहब ने कहा कि सभी लोग यहाँ से बाहर चले जाओ। औरतें और कोई भी बच्चा घर के अंदर नहीं रहना चाहिए। अब घर के अंदर सिर्फ 4 लोग थे। फैज़ल, उसके पापा, नासिर और मौलवी साहब। और इसके बाद उन्होंने घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। इसके बाद मौलवी साहब ने एक छड़ी निकाली और छड़ी से ज़मीन पर टक-टक की और टक-टक करके उन्होंने कलमा पढ़ना शुरू किया। जैसे-जैसे मौलवी साहब की आवाज़ तेज़ होती गई, अफ़ज़ल का शरीर ज़ोर-ज़ोर से झटके खाने लगा और कुछ देर बाद मौलवी साहब ने ऊँची आवाज़ में कहा, "नाम बताओ।" उनकी आवाज़ सुनकर अफ़ज़ल हँसने लगा और फिर एकदम से बच्चों के जैसे रोने की आवाज़ करने लगा। मौलवी साहब ने और तेज़ अपनी आवाज़ की और आवाज़ ऊँची करके वो कलमा पढ़ने लगे और तभी अफ़ज़ल का शरीर एकदम से अकड़ गया। उसके हाथ ज़मीन पर टिके हुए थे और वो किसी जानवर की तरह बिहेव कर रहा था। उसने अपने नाखून फैज़ल की आँखों के सामने फ़र्श के अंदर धँसा दिए थे और वो ज़मीन को खुरच रहा था, जैसे वहाँ से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन था तो अल्टीमेटली वो इंसान ही। खुरचने से उसके नाखून टूट रहे थे और उसकी पूरे हाथों की उँगलियों में खून ही खून हो गया था और इसी के साथ-साथ उसके गले से एक अजीब-सी आवाज़ निकलने लगी, ना पूरी तरह इंसानी और ना ही पूरी तरह जानवरों जैसी। वो कुछ बोल नहीं रहा था लेकिन गुर्रा रहा था, जैसे एक जानवर गुर्राता हो। वो अपने दाँत रगड़ा रगड़ रहा था। फिर एकदम से वो हँसने लगता और फिर एकदम से वो रोने लगता। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था लेकिन मौलवी साहब बिना रुके वो कलमा पढ़ते रहे और फिर अचानक से अफ़ज़ल ने मुँह खोला और उसके मुँह से सफ़ेद झाग निकलने लगा। उसकी आँखें एकदम से ऊपर पलट गई और बिल्कुल सफ़ेद हो गई। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे अफ़ज़ल की साँस भी रुक गई हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। होता ना, फ़ील होता है कोई साँस ले रहा है, वो साँस भी नहीं ले रहा था और फिर एकदम से उसका पूरा शरीर पीछे उछला और वो वैसे के वैसे ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया। ये सब देखकर फैज़ल, उसके फ़ादर, वो भी बुरी तरह घबरा गए थे, कुछ नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा हालत ख़राब थी नासिर की। उसके हाथ काँप रहे थे, उसकी आँखों में डर साफ-साफ दिखाई दे रहा था कि कहीं उसके भाई को कुछ ना हो जाए, क्योंकि उसके भाई की हालत उसके सामने पहले ही बहुत ख़राब हो चुकी थी। वहाँ अगर कोई एक स्ट्रॉन्ग इंसान खड़ा था तो मौलवी साहब, उन्होंने अपनी आँखें बंद की हुई थी, फिर उन्होंने अपने कलमा पढ़ना बंद किया। उसके बाद उन्होंने घर के अंदर खाली दीवार की तरफ देखा, एक खाली जगह की तरफ। सब लोगों ने उधर देखा पर वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन मौलवी साहब ने उधर देखकर बात करना शुरू कर दिया। जैसे वो वाक़ई में किसी से वहाँ पर बात कर रहे हो, उन्हें कोई दिखाई दे रहा हो। उन्होंने कहा, "बस तुम्हें जो चाहिए था, वो मिल जाएगा। लेकिन इंसानों के घर में इस तरह नहीं आते।" इसके बाद फिर वो कुछ देर तक चुप रहे, जैसे वो किसी की बात सुन रहे हो। यहाँ खड़े सभी लोगों ने उस खाली जगह की तरफ देखा, लेकिन किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सब सोच रहे थे कि चल क्या रहा है? लेकिन तभी पूरे घर में एक अजीब-सी खुशबू फैलने लगी। मौलवी साहब ने अपनी आँखें खोली और उसके बाद नासिर से कहा, "जाओ, कुछ मटन लेकर आओ और उसे एक प्लास्टिक के थैले में भरकर चौक के पास जो पान की दुकान है,
उसके पीछे वाले पेड़ के नीचे रख कर आ जाओ। नासिर थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन मौलवी साहब ने उसे सख्त लहजे में कहा, जल्दी जाओ, जितना जल्दी हो सकता है काम करो, और सुनो, बटन रखने के बाद पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। नसीर घर से निकला, जैसे तैसे करके वो कहीं से जुगाड़ करके उस टाइम पर मटन लेकर आया और रात के अंधेरे में अकेला उस पेड़ के पास जाने लगा। वो पान की दुकान जहां पर अफजल खड़ा था, उसके पीछे का वो पेड़ जिस पर वो बार बार थूक रहा था, उस पेड़ के पास पहुंचा नासिर। जैसा मौलवी साहब ने कहा था, उसने वो मटन की थैली, यानी वो 1 किलो 2 किलो 3 किलो कितना मटन था वो रखा, और बिना मुड़े वो चुपचाप वहां से वापस आ गया। जब वो घर पहुंचा तो सब कुछ शांत हो चुका था। अफजल अब भी जमीन पर पड़ा हुआ था, जैसे किसी गहरी नींद में हो। इसके बाद मौलवी साहब ने सबको घर के बाहर बुलाया और घर के बाहर ही उन्होंने सबके हाथ पैर धुलवाए। फिर सबको पीने के लिए जमजम का पानी दिया, और उसके बाद अफजल जो बेहोश पड़ा हुआ था, वो भी अब धीरे धीरे होश में आ रहा था। उठते ही उसने बोला कि उस सिर में बहुत भयानक दर्द हो रहा है। मौलवी साहब ने उसे भी पानी पिलाया, उसके सिर पर हाथ फेरा, कुछ दुआ पड़ी, और उसके कुछ ही मिनटों में अफजल एक गहरी नींद में चला गया। अभी तक किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। इसके बाद मौलवी साहब ने सबको पूरी बात बताई। उन्होंने बताया कि अफजल के अंदर जो भी कुछ था वो एक जिन्न था, और वो जिन्न अकेला नहीं था, उसके साथ उसका बच्चा था। वो पिछले कई सालों से उसी चौक के पास वाले पेड़ पर रहते थे। अफजल ने अनजाने में सही, लेकिन पान खाकर वहां पर बार बार थूका था, और इस वजह से वो जिन्न गुस्से में आ गया था। और दूसरी बात, उसके पास था उस टाइम पर मटन। वो जो जिन्न का बच्चा था, उसे वो मटन पसंद आ गया, और उस मटन के चक्कर में ही वो उसके साथ घर तक आ गया। इस घर में जो भी कुछ हुआ वो उस बच्चे की जिद थी, और जो मटन मैंने भिजवाया वो उसी बच्चे के लिए था। इस तरह से इन सब लोगों को समझ में आया कि आखिर घर में क्या हुआ और क्यों अफजल वो कच्चा मटन तक खा रहा था। इसके 4-5 दिन तक अफजल अस्पताल में रहा और धीरे-धीरे ठीक हुआ। लेकिन इस घटना के बाद अफजल ने तौबा कर ली दोबारा पान खाने से। तब से लेकर आज तक उसने कभी पान को हाथ नहीं लगाया है। तो ये थी कहानी अफजल की, जो आंखों देखी है फैजल की, कि किस तरह से अनजाने में ही, लेकिन उसने पान खाकर जो बार-बार जिस पेड़ पर थूका, उसे पता नहीं था कि उस पेड़ के ऊपर कोई जिन्न रहता है, और उसके पास में जो मटन था वो पसंद आया उस जिन्न के बच्चे को। इसीलिए कहते हैं, हमेशा ध्यान रखें, आप कहीं भी जाएं, चाहे सड़क के किनारे हो, चाहे किसी सुनसान जगह पर हो, किसी भी पेड़ पर आपको टॉयलेट नहीं करना चाहिए, थूकना नहीं चाहिए। और अगर मजबूरी फंस जाए तो भैया ये सब काम करने से पहले वहाँ पर आँख बंद करके ऐसा बोल दो कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कोई है या फिर नहीं है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। अगर आप मेरे रास्ते में हो तो वहाँ से हट जाएँ। आप बोलोगे कि सर क्या अंधविश्वास की बातें फैला रहे हो? लेकिन जिसके साथ ऐसा हुआ है, ये मेरी बनाई हुई स्टोरी नहीं है भाई, किसी ने मुझसे शेयर की है, मैं आपको इनका मेल भी दिखा सकता हूँ। लेकिन द पॉइंट इज़ कि उनके साथ ऐसा हुआ इस वजह से। इतना सा मन में बोलने से आपका कुछ नहीं जाता है। हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन अगर कुछ हो गया तो आपको भी ऐसे ही मौलवी साहब मिल जाएँ, या कोई ऐसे पहुँचे हुए गुरु मिल जाएँ जो आपका इन चीज़ों से छुटकारा दिला सके। इतना आसान नहीं होता है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।